तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन देखते हैं। द फार्मूला दैट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule or a compound। हमने एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा था। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है? वो जो हमारे पास एक कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है ना, ये बताता है कि एक कंपाउंड में टोटल कितने एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास का जो ग्लूकोज था क्या होता है? C6H12O6। तो ये उसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, अब इसका अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखें तो वो क्या आएगा? CH2O। तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गई एटम्स की। तो ये क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये हमारे पास बताता है कि ग्लूकोज में एक्चुअल कितने एटम मौजूद हैं। तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है क्योंकि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। तो अब हम इसकी रिजेम्बलेंस देखते हैं कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला की रिजेम्बलेंस। सबसे नंबर 1 पॉइंट हम देखते हैं। कहते हैं कि सम कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ कंपाउंड्स तो ऐसे होते हैं जिनका वही एम्पिरिकल फार्मूला होता है, वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O आ गया, CO2 आ गया, NH3 आ गया, ETC। ठीक है, ये वो हमारे पास कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होगा, एम्पिरिकल फार्मूला भी वही होगा। ठीक है, अब हम सेकंड इसका पॉइंट देखते हैं। सेकंड इसका पॉइंट ये है कि सम टाइम्स जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है वो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर होते हैं। ये अब क्या मतलब अभी हम इससे देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज की एग्जांपल ले लेते हैं। तो कहते हैं कि सम टाइम जो हमारे पास एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, वो एम्पिरिकल फार्मूला का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास C6H12O6 है, तो इसका हमारे पास मोलर मास क्या होगा? C6H12O6 का और उसके बाद CH2O। ये C6H12O6 का मोलर मास कितना होगा? 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, और इसका कितना होगा? इसका 12 होता है, इसका 16 होता है, 28 हो गया, 2 30 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था ना, अब यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गया 180। ठीक है, n की जगह ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला की जगह हम ये लिख लेते हैं 30। तो n हमारे पास क्या आ जाता है? 180 डिवाइडेड बाय 30। तो n हमारे पास क्या आ जाता है? 6। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि समटाइम्स मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। यानी कि ये हमारे पास अगर 30 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 180 आ जाएगा ना। अगर हम यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 30 लिखें तो ये हमारे पास 180 आ जाएगा ना। यानी 180 हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला में ऐसा है। यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला जो हो गया हमारे पास इंटीग्रल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल होता है? एम्पिरिकल फार्मूला के इंटीग्रल मल्टीपल से होता है।
अब हमारे पास हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? सम कंपाउंड्स हैव एम्पिरिकल फार्मूला but not molecular फार्मूला। कहते हैं कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला तो होता है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल में क्या आ जाते हैं? इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल NaCl। अब इसका क्या मतलब होता है कि उनका एम्पिरिकल फार्मूला तो है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका नहीं है, ठीक है। अब ये ऐसे होता है कि मालिक्यूल वो होते हैं जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। हमने फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था मालिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस दैट हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या होती है? फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो होती है कि कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड नेचर में किस फॉर्म में मौजूद है, वो उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। हम कहें हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में मौजूद होता है? हाइड्रोजन नेचर में मौजूद होता है H2 की फॉर्म में। तो H2 फॉर्म जो है हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट कर रही हो वो हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही होती है। अब हम ऑक्सीजन का पूछें, क्या ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कैसे करता है? ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्म नेचर में हो ना वो फॉर्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। अब हमने कहा कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। अब जिस तरह हमारे पास वाटर है, वाटर का हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और एम्पिरिकल फार्मूला भी है। लेकिन जब हम NaCl का देखते हैं, NaCl नेचर में इस तरह एग्जिस्ट करता है। एक Na को 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया होता है, ठीक है। यानी कि नेचर में एक NaCl की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। नेचर में NaCl ऐसे एग्जिस्ट करता है जिसमें एक Na होता है और उसके राउंड अबाउट इसको 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया होता है। तो हमारे पास नेचर में जो फॉर्म मौजूद होती है ना वो इंडिपेंडेंट, हमें उसे कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। वाटर जो है उसकी नेचर में ये फॉर्म मौजूद होती है ना H2O की फॉर्म में होता है। तो वाटर हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। लेकिन नेचर में जब हम सोडियम क्लोराइड देखते हैं ना तो सोडियम क्लोराइड NaCl की फॉर्म में नहीं होता। सोडियम क्लोराइड इस फॉर्म में होता है कि एक Na को 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया होता है। इसलिए हमारे पास NaCl जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता क्योंकि ये एज ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। NaCl की इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सिर्फ वही होती है जो कि जिस फॉर्म में वो नेचर में पड़ा होता है। सोडियम क्लोराइड नेचर में इस फॉर्म में नहीं होता, वो इस फॉर्म में होता है। एक Na को 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया होता है। तो इसलिए हम इसका, जब ये मॉलिक्यूल ही नहीं है यानी कि इंडिपेंडेंटली, मॉलिक्यूल का मतलब यही है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। जब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी नहीं लिख सकते। तो इस तरह आप बाकी आयनिक कंपाउंड्स की भी एग्जांपल ले सकती हैं, उनका भी हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो नहीं लिख सकते। तो अब हम चलते हैं 4 पॉइंट्स पे। 4 पॉइंट हमारा पास क्या है? फोर पॉइंट्स हमारे पास है, ये है कि कंपाउंड्स दैट हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कहते हैं कि कंपाउंड जिनका सेम एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स हमारे पास वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो होता है ना
वो डिफरेंट होता है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं कि CH3CH2OH, और ये हमारे पास हम लिखते हैं CH3OCH3। अब हम इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करें। 2 कार्बन C2 आ गया, 3 4 C2H6O, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं C2H6O, ठीक है। अब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला इसका वही, इसका एम्पिरिकल फार्मूला वही, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जब इन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास कंपाउंड जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। जिस तरह हमने ये एग्जांपल देखी, ये है एथेनॉल है, ये हमारे पास ये है डाई मिथाइल ईथर। एथेनॉल और डाई मिथाइल ईथर जो हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। तो क्योंकि इनका ये देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है। ये अल्कोहल है, वो ईथर है, लेकिन ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सेम है।